आवाज आ रही है क्या? चलिए जी। तो बेटा ये अपनी क्लास क्यों है वो तो आपको पता ही होगा। अमेंडमेंट के लिए अपनी क्लास है और इनकम टैक्स अमेंडमेंट ख़त्म कर लेंगे आज अपन। अ, आपको अगर पता चले तो ये आपके आईसीए की साइट में आपको मिल जाएगा, जिसमें इन्होंने डाल रखा है स्टैच्यूटरी अपडेट फॉर इनकम टैक्स लॉ। ऐसे ही एक अपडेट जीएसटी का भी है जो अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो दिसंबर 21 में आपके एग्जाम है, उसमें ये अमेंडमेंट जो है एप्लीकेबल है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो एक ही अमेंडमेंट है जिसके लिए बात करनी है, मतलब कि एक ही अपडेट है जिसके लिए पूरा का पूरा बनाया है इन्होंने, क्योंकि बाकी सारे अमेंडमेंट तो अपने ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वो एक अमेंडमेंट है, और वो एक अमेंडमेंट जिस चैप्टर में है वो है सैलरीज। और चक्कर क्या है कि अ, आपको मैंने कहा था ना कि जो आप इधर पढ़ते हो वो सीए फाइनल में भी एज इट इज आता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि सैलरी हेड क्या होता है कि ना इंटर में पूछते हैं, वो फाइनल में पूछते नहीं है। रीज़न इसका क्या होता है कि फाइनल में इनका फोकस रहता है कंपनी असेसमेंट के ऊपर, और कंपनियां सैलरी की इनकम कमाती नहीं है। तो इसीलिए सैलरी हेड इनके लिए जो भी पूछताछ का होता है वो इसी इंटर पे पूछते हैं। और क्योंकि अमेंडमेंट सैलरी का है तो इंटर के लिए तो सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अमेंडमेंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो ये अमेंडमेंट बिना पढ़े आप नहीं जा सकते। तो कोई भी बच्चा हो, ये वैसे तो ये यूट्यूब चैनल में डालेंगे, पब्लिक कर देंगे इसको, पर कोई हो तो ध्यान रखना है कि इसको पढ़ना है, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं। अभी भी मेरे पास 2-3 दिन पहले खबर पड़ी कि ई वे बिल का लेक्चर नहीं पढ़ा है सर आपने। मैंने कहा ये तो सालों पुराना लेक्चर है, कब के डाल रखा है। तो आप प्लीज़ देख लें कि कोई लेक्चर पेंडिंग ना रह जाए आपका। चलिए। तो ये जो अमेंडमेंट है इसको स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो भी है मैं आपको इजी वे में लिखवा दूंगा, नोट्स तो मैं बनवा दूंगा। पर इसकी शुरुआत करने के लिए मैं ये मान रहा हूँ कि आपको सैलरी एड आपने पढ़ा हुआ है, मान लो अब तो ये। हाँ। तो आप याद करो, सैलरी हेड में अपन ने एक टैक्सेबिलिटी सीखी थी, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, याद आई आपको? आरपीएफ में क्या बताया था मैंने आपको? मैंने कहा था आरपीएफ में जो आप पैसा जमा करोगे उसका तो एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा, और जो एम्प्लॉयर जमा करेगा वो आपकी इनकम है। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात ही कर रहा हूं मैं, मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का आरपीएफ में क्या ट्रीटमेंट है बोलिए? एग्जेम्प्ट होता है ये बेटा अप टू 12% ऑफ सैलरी। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको याद हो तो एक ट्रीटमेंट अपन ने देखा था, 80 CCD की जो पेंशन स्कीम होती है, याद आया होगा आपको, जीटीआई में अपन ने बात करी थी। याद है कुछ? सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, एनपीएस वगैरह, याद आया कुछ? अरे बोलो तो सही। हाँ, तो वहां पे मैंने आपको क्या बोला था कि जो पैसा आप जमा कराते हो एनपीएस में, मतलब सेंट्रल पेंशन स्कीम में, तो उसका तो आप 80 CCD 1 में डिडक्शन लेते हो। याद आया आपको? आपका कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस करके लेते हो। और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसका भी आप डिडक्शन लेते हो, 80 CCD 2 में लेते हो। तो 80 CC 2 में कितना डिडक्शन मिलता है? एक तो जितना कंट्रीब्यूशन बॉस ने किया वो मिलता है, और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। पर अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है तो याद है 10 की जगह 14 यूज़ करते हैं। और आपको पता पड़ गया होगा, ये 80 CCD में मैंने आपको समझाया था। उस दौरान मैंने आपको ये भी बोला था कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है वो पूरा कंट्रीब्यूशन पहले आपको ऊपर इनकम में जोड़ लेना है सैलरी की, और फिर नीचे जीटीआई में से आपको डिडक्शन ले लेना है। यस और नो बोल दीजिए। अरे कुछ तो बोलिए यार, ऐसा क्या कर रहे हो तुम? याद आया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 80 CCD में? ऊपर पूरा अमाउंट जोड़ेंगे कंट्रीब्यूशन का, और फिर लास्ट में जीटीआई में से डिडक्शन ले लेंगे CCD 2 का। यस और नो बोल दो यार जल्दी, आ गया सबको, ये आता है? ठीक है, दो बातें अपन ने ये सीखी थी। तीसरी बात, अब ये अपन ने डिस्कस करी नहीं करी मेरे को याद भी नहीं है अच्छी तरह से। एक और प्रकार का फंड होता है, याद हो तो, सुपर एनुएशन फंड होता है। सुपर एनुएशन फंड के बारे में अगर आपको याद हो तो ठीक है, वरना मैं पूरा बता देता हूँ, एक बार आप समझ लिए। सुपर एनुएशन फंड में क्या होता है कि जो पैसा आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसका एटीसी में डिडक्शन मिलता है।
जो पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, किसी को याद है कुछ? अगर अर्ली बर्ड में तो बता रखा है मैंने, ये एग्जेम्प्ट होता है 1.5 लाख रुपए तक, याद है? 1.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है कंट्रीब्यूशन का ये अमाउंट। एक्सेस जो होता है वो टैक्सेबल हो जाता है सैलरी हेड में। इंटरेस्ट जो मिलता है एग्जेम्प्ट करना है, और लमसम पैसा भी ज्यादातर केसेस में एग्जेम्प्ट होता है। तो सुपर एन्युएशन फंड में जो पैसा जमा होता है उसके बारे में ये ट्रीटमेंट है। तो 3 फंड की बात करी है मैंने आपके सामने अभी वापस से, आरपीएफ, 80 CCD वाला पेंशन फंड और सुपर एन्युएशन फंड। ये इतिहास है जो हमने अभी पढ़ा हुआ है। अब इसी में इन्होंने चेंज करा। वैसे ये चेंज पहले भी आ चुका था एक, पर मैंने पहले नहीं पढ़ा है क्योंकि मेरे को पता था कि आने वाले समय में इसका क्लैरिटी पूरा आने वाला है, तो मैंने उस समय रोक दिया था। पर अब पूरा क्लैरिटी आ चुका है तो अब समय आ गया उसको पढ़ने का। अब होता क्या है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल से प्रॉब्लम समझना, और प्रॉब्लम के निजात के लिए ये अमेंडमेंट है। क्या होता था आरपीएफ में, हमारा कानून क्या कहता था साहब कि एम्प्लॉयर जो पैसा कंट्रीब्यूट करेगा वो सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। अब जो एम्प्लॉय जिनकी तनख्वाह बहुत कम होती है उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एम्प्लॉय बनाता हूं, एक मिस्टर एक्स है बेटा। अब मैं कहता हूं कि बेटा इनकी बेसिक पे है हर महीने की 6 लाख रुपए। क्या ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिनकी महीने की तनख्वाह 6-7 लाख रुपए की होती हो सकता है ना? बड़े लेवल के जो एम्प्लॉय हैं, हाई रेमुनरेशन पाने वाले बड़े एम्प्लॉय। अब ये जो एम्प्लॉय हैं ये बड़े दिमाग से काम करते हैं। कंपनी में नौकरी की ज्वाइन करने गए, बड़े लेवल की पोस्ट थी, एम्प्लॉयर ने ऑफर करे 6 लाख रुपए महीना तनख्वाह। आपको पता है बेसिक पे फुल्ली टैक्सेबल होता है। मान ले 8 लाख की तनख्वाह ऑफर कर दी, सपोज करें, तो 8 लाख की तनख्वाह आपको ऑफर करी महीने की, और आपको सीए के नाते आपको ये पता था साहब कि ये तो फुल्ली टैक्सेबल होती है, बेसिक पे इज फुल्ली टैक्सेबल। इसके बाद बॉस ने बोला कि हम क्या करेंगे, आरपीएफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, आरपीएफ वाला कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, केवल आपको बेसिक पे देते हैं 8 लाख रुपए महीना, आरपीएफ वगैरह का कंट्रीब्यूशन बंद करते हैं। अब टेक्निकली क्या होता है कि आपके दिमाग में बात है कि अगर आप पूरी तनख्वाह ऐसे बेसिक पे उठाओगे तो फुल्ली टैक्सेबल होती है, पर अगर आप आरपीएफ में पैसे जमा करा दोगे थोड़े बहुत, तो जितने पैसे आप जमा कराओगे बॉस भी जमा कराएगा। ऑब्वियसली जब बॉस जमा कराएगा तो आपकी बेसिक पे कम कर देगा वो, टेक्निकली अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो। अरे सोचिए ऐसा और नो, क्योंकि देखो आपको अगर जैसे वही मैंने कहा था ना, आप अलाउंसेस लेना चाहते हो, सुविधाएं लेना चाहते हो, तो आपका पैकेज ओवरऑल जो होता है उसमें आपकी फिर तनख्वाह कम करके एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये जो बड़े लोग होते थे जिनकी तनख्वाह काफी अच्छी खासी होती थी, जैसे कि मेरा ये एम्प्लॉय है जिसकी तनख्वाह क्या होती है 8 लाख रुपए महीना, ये बंदा क्या करता है, मान के चलते हैं कि ये बंदा आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन देना चालू करता है, और आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन देता है साल के 8 लाख रुपए पर एनम का कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये खुद अपने 8 लाख रुपए आरपीएफ में जमा कराता है, और ऑब्वियसली उसका एम्प्लॉयर भी 8 लाख रुपए साल के आरपीएफ में जमा कराता है। तो अब क्या करेगा वो, टेक्निकली क्या करेगा, इस 8 लाख का 80C में डिडक्शन मिलता है जो 1.5 लाख की लिमिट में रुक जाएगा। बोल दीजिए यस और नो। और ये जो 8 लाख रुपए होते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये 8 लाख रुपए जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है ये 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है। अब ये क्या करेगा, 8 लाख रुपए बॉस ने जमा करा है, ठीक है, इसमें से माइनस करेगा एग्जाम्शन, ठीक है। एग्जाम्शन कितनी ले लेगा, सैलरी का 12%, मानते हैं इसको बेसिक पे ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता, तो आरपीएफ की सैलरी बेसिक पे हो जाएगी। आरपीएफ की सैलरी आपको पता है बेसिक पे प्लस कंडीशनल डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, याद है क्या? तो अभी कुछ और नहीं रखता हूं मैं, तो बेसिक पे 8 लाख हो गई, तो साल की कितनी होगी, 96 लाख होगी इसकी। 96 लाख का 12% कितना होता है निकालिए। ग्यारह लाख 52 हजार रुपए का अमाउंट आता है, यानी कि ये पूरे 8 लाख एग्जाम्प्ट होने वाले हैं, यस और नो बोलिए। तो एक बहुत बड़ी कमाई इसकी एग्जाम्प्ट हो गई ड्यू टू दैट प्रोविजन, 12% ऑफ सैलरी तक एग्जाम्प्ट है। तो जो कंट्रीब्यूशन करता है वो 12% जितना करता है, पर वो 12% इतना भारी अमाउंट है कि इसका तो वारे न्यारे हो जाएंगे। सोचिए यस और नो। भैया ये इतना भारी एम्प्लॉय है, ये अगर ये देखा जाए तो इसका एम्प्लॉयर अगर साल के 10 लाख भी कंट्रीब्यूट करे आरपीएफ में, तो इसके लिए तो 10 लाख भी एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। इतना मोटा अमाउंट एग्जाम्प्ट होने वाला है। तो बड़े जो एम्प्लॉय होते हैं जिनकी तनख्वाह बहुत मोटी होती है,
वो इस 12% वाले प्रोविजन का फायदा उठाते हैं और अच्छा खासा अमाउंट जमा करते हैं, पर 12% की लिमिट के चक्कर में वो एग्जामेशन पा लेते हैं, और जितना भी अमाउंट क्वांटम वाइज बहुत बड़ा है पर वो परसेंटेज वाइज 12 के नीचे बैठ जाता है, एग्जामेशन मिल जाती है, एंजॉय करते हैं। क्या लॉजिक क्लियर हुआ ये वाला आपको? इसी को रोकने के लिए इन्होंने एक सेक्शन डाला, और वो सेक्शन ही है जो कि आपका अमेंडमेंट है। तो एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करा 17(2)(7) है। अब सॉरी 17(2)(7) एंटर करा, और 17(2)(7) है क्या वो तो मैं आपको बताऊंगा। तो 17(2)(7) में क्या कहा गया? 17(2)(7) में ये कहा गया कि अगर एम्प्लॉयर ने आपका जो कंट्रीब्यूशन किया है, किस में किया है, इन्होंने बोला कि 3 फंड देख लीजिए। एक तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखना है, किस में देखना है? आरपीएफ का अमाउंट देख लीजिए, अगर बाय चांस आपका एम्प्लॉयर 80 सीसीडी वाले फंड में जमा करा रहा है तो वो भी अमाउंट देख लीजिए, और अगर सुपर एनुएशन फंड में जमा करा रहा है तो वो भी अमाउंट देख लीजिए। जरूरी नहीं है तीनों में जमा करा है, कोई भी एक भी हो सकता है, एग्रीगेट भी कर लेना अगर तीनों में हो रहा हो तो। अगर इस फंड में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो एक्सीड हो जाता है 7.5 लाख इन ए ईयर, एक्सीड हो जाता है 7.5 लाख इन ए ईयर, तो वो एक्सेस आपकी इनकम मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 17(2)(7। ये है आपका पहला अमेंडमेंट जो कि आपको ध्यान रखना है। क्या बोला है पहला अमेंडमेंट? बहुत इजी है। एम्प्लॉयर ने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करा टुवर्ड्स आरपीएफ, सुपर एनुएशन फंड और 80 सीसीडी का पेंशन फंड, अगर इनमें कंट्रीब्यूट किया गया अमाउंट का टोटल 7.5 लाख से ज्यादा होता है साल का, तो जितना भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो आपके लिए टैक्सेबल है अंडर हेड सैलरी, एज ए परक्यूसिट टैक्सेबल है। आपको याद है 17(2) परक्यूसिट का सेक्शन होता है? बोलिए यस और नो। तो एज ए परक्यूसिट वो क्या करेंगे, उस एक्सेस को टैक्सेबल करेंगे। तो अभी आप आइए मेरे एग्जांपल में, अगर मेरा एग्जांपल आप देखते हैं तो नॉर्मल जो आरपीएफ का कानून है, जो 12% वाला कानून है, वो अभी भी है। तो नॉर्मल कानून से अगर आप सोचोगे तो आपका आंसर बेटा क्या आ रहा था? एग्जेम्प्ट आ रहा था। यस और नो बोलिए। पूरे 8 लाख एग्जेम्प्ट आ रहे थे, बोलो तो सही यार। पर अब ये 17(2)(7 के चक्कर में देखिए आरपीएफ में जो पैसा जमा हुआ, कितना रुपए जमा हुआ? 8 लाख रुपए जमा हुआ। 7.5 लाख से ऊपर है कि नहीं, बताइए जल्दी से। ऊपर है। तो भले ही 12% वाला कानून से आप बच गए, पर फिर भी 50,000 तो टैक्सेबल होने ही आपके। अंडरहेड कहां पर? सैलरी। अंडरहेड कहां पर बताइए? सैलरी। ये है 17(2)(7। तो मतलब अब क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। आपका जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको यह देखना है कि जो कंट्रीब्यूशन हुआ इन फंड्स में, अगर उसका टोटल अमाउंट 7.5 से नीचे है तब तो ये अमेंडमेंट किसी काम का नहीं। ये जो अमेंडमेंट है किसी काम का नहीं है। आपको नॉर्मल कानून जो आपके चल रहे थे पहले वाले वैसे ही करना है। बोलिए यस और नो। पर अगर टोटल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कितने से ऊपर हो जाए साल का? 7.5 से ऊपर, तो जितना एक्सेस है वो आपकी इनकम है 17(2)(7 के तहत। ये आपका पहला अमेंडमेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो ये सिंपल एक अमेंडमेंट है। आप अगर बोले, अगर क्लियर हो गया हो तो मैं लिखवा दूं, वरना आपके डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। लिख लें? तो मैं अमेंडमेंट फर्स्ट लिख रहा हूं, इसको लिखेंगे। इफ सॉरी एग्रीगेट अमाउंट of employer contribution towards, बोल दीजिए टूवर्ड्स क्या क्या? आरपीएफ, 80 सीसीडी, सुपर एन्युएशन फंड। exceed 7.5 lakh, then such excess is taxable as perquisite under section 17(2) clause number 7।
अब बेटा कॉमन सेंस रखना सर, मेरा एम्प्लॉयर तो केवल आरपीएफ में जमा करता है और अकेले आरपीएफ का अमाउंट ही 750 से ऊपर हो गया तो क्या करूं, तो भी कानून लग गया। मैंने तो बोला ही नहीं कि इंडिविजुअली आपका, मैंने नहीं बोला कि आपका एक का 750 से ऊपर नहीं हो सकता, एग्रीगेट करना है। अगर मान लो इसमें 5 हो रहा है, इसमें 2 हो रहा है, इसमें 1 हो रहा है, तो भी 50,000 टैक्सेबल है, क्योंकि एग्रीगेट कितना हो गया, 8 हो गया है, 8 इज मोर देन 7.5। अकेले ही 750 से ऊपर हो जाए तब तो वैसे ही सेक्शन लग रहा है। बोल दीजिए क्लियर है क्या? अब इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, 7.5 लाख से ऊपर दिखेगा क्वेश्चन में तो जितना एक्सेस है वो टैक्सेबल है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल लाइफ में ये सेक्शन इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत कम ही इंप्लॉय होते हैं जिनके सालाना कॉन्ट्रीब्यूशन कितने से ऊपर हो जाए, 7.5 लाख से ऊपर, तो बहुत बड़े लेवल के एम्प्लॉय होंगे। तो एग्जाम में आज तक का इतिहास है कि जो एम्प्लॉय की तनख्वाह है ना वो 40-50 हजार रुपए महीने से ज्यादा कभी रखी ही नहीं है। तो जिस एम्प्लॉय की तनख्वाह ही 40-50 हजार रुपए महीने की होती होगी, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कभी भी साल का 7.5 लाख से ऊपर पहुंचेगा ही नहीं। अरे सोचिए तो सही यार। पर वही वाली बात है कि किसी खास सिचुएशन के लिए वो एमसीक्यू बनाना चाहें इस अमेंडमेंट को फोकस करके तो जरूर वो बनाएंगे। तो ये आपका बेसिक कानून हो गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं थी। पर अमेंडमेंट 2 इससे ज्यादा खतरनाक है, वो है 17(2) क्लोज 7 है। तो जो अमेंडमेंट 2 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पक्का आएगा। अब 7 के साथ एक क्लोज इन्होंने ऐड करा, 17(2) क्लोज 7 है। उसमें क्या कहा इन्होंने, कहा कि जितना भी एक्सेस ये 17(2) में टैक्सेबल हो रहा है, जो भी एक्सेस अमाउंट 17(2) में टैक्सेबल हो रहा है, उस एक्सेस कंट्रीब्यूशन के कारण जो आपने ब्याज कमाया है वो भी टैक्सेबल कर दी। कुछ समझ रहा है मेरी बात को? जितना भी कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो रहा है 17(2) में, उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी टैक्सेबल कर, वो भी इनकम बनानी है आपको सैलरी की। कुछ समझे कि नहीं समझे बताइए? मैं एक बार लिखता हूं फिर आप देखना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। एनी इंटरेस्ट फ्रॉम सच एक्सेस विल बी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। तो जैसे मेरे एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो जो 50,000 रुपए का अमाउंट आया, उसके उस 50,000 में जो आपने ब्याज कमाया है, पूरे का आपका टोटल इंटरेस्ट नहीं चाहिए मेरे को जितना कमा रहे हो आप, मेरे को चाहिए उस 50,000 का जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल करना है। और वो टैक्सेबल करने के लिए सेक्शन कौन सा लगेगा, 17(2) क्लोज 7 लगेगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या करना चाह रहे हैं इसके लिए। क्या ये पॉइंट इतना क्लियर हो आपको मैं जो कह रहा हूं? तो अब ये कानून पहले ही थे, मतलब कि जब मैं आपकी क्लासेस ले रहा था तब भी थे ये कानून, दोनों सेक्शन थे। पर उस दोनों सेक्शन में उस समय भी मेरे दिमाग में बस ये कंफ्यूजन था कि इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे अपन, उस एक्सेस अमाउंट का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो सकता है। उसी कॉम्प्लिकेटेड इशू को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक नोटिफिकेशन या कुछ सीबीडीटी ने इशू करा है, उसी के लिए मेनली अपन को अब ये डिस्कशन करना है। तो नोटिफिकेशन नंबर 11/2021 को 11/2021 इशू करके सीबीडीटी ने क्लेरिफाई करा कि वो इंटरेस्ट कैसे इशू करेंगे। तो वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बेटा उसका फॉर्मूला बनाया है इन्होंने। फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने है, टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय 2 इंटू आर प्लस पीसी1 प्लस टीपी1 इंटू आर। क्या फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये वाला? तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, कौन सा इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है सर? ये वो जो 17(2) में एक्सेस टैक्सेबल हुआ ना, उस एक्सेस अमाउंट के कारण जो इंटरेस्ट होगा उसका फॉर्मूला है।
तो फॉर्मूला मैं इधर इधर ही लिख देता हूं ताकि अपने नोट्स में ही रहे। तो वो फॉर्मूला हमारा हो गया टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। ये है वो इंटरेस्ट का टैक्सेबल अमाउंट जो उस एक्सेस कंट्रीब्यूशन के कारण आपने कमाया। बेटा एक बार मेरे को अवश्य बताओ, मेरे एग्जांपल के हिसाब से मतलब ये जो इस फॉर्मूले से कौन सा ब्याज आएगा? 8 लाख का ब्याज आएगा जो टोटल कंट्रीब्यूशन बॉस ने किया, 7.5 लाख का ब्याज आएगा जो एग्जेम्प्ट है, कि 50,000 का ब्याज आएगा जो टैक्सेबल हुआ है? 50,000 का ये ब्याज निकालने का फॉर्मूला है, उस अमाउंट का ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। और ये जो अमाउंट आएगा ये भी टैक्सेबल है। तो टोटल टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 50 तो हो ही गया आपके लिए, और प्लस उस 50 का जो टीपी वाला अमाउंट आएगा, दोनों मिलाकर आपकी इनकम बन जाएगी ड्यू टू दैट अमाउंट। 1727 एंड 1727 है। अगर आपको यहां तक क्लियर हो तो मैं फॉर्मूला समझाना चालू कर। अजीबोगरीब लग रहा है अभी, क्या पता क्या लिख रखा है, पर अपन समझने की कोशिश करते हैं। मेरा मन कह रहा है, मतलब कि मेरे को लग रहा है कि आपका एक एमसीक्यू आना चाहिए जिसमें ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाएंगे आपसे। बोलिए, स्टार्ट करें क्या? अब क्या क्या है, अब एक एक टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं, एक बार चलते हैं वो लैंग्वेज पढ़ते हैं जो उन्होंने दी है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीपी? टीपी मतलब है टैक्सेबल परक्यूसिट अंडर सेक्शन 1727 है। वही जो मैंने बोला, वो ब्याज का अमाउंट है। टीपी का मतलब है ब्याज। पढ़ के देख लीजिए आप। और ये प्लीज आप लिखते रहना, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप प्लीज लिख लेना, ताकि आपके नोट्स में लिख लो, ताकि आपको अलग से देखना ना पड़े। तो टीपी का फॉर्मूला लिख लीजिए। टीपी क्या मतलब हो गया? टैक्सेबल परक्यूसिट अंडर सेक्शन 1727 है। 1727 है मतलब कौन सा अमाउंट है? एक्सेस अमाउंट की बात चल रही है कि इंटरेस्ट के अमाउंट की बात चल रही है? हाँ, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। तो टीपी का मतलब तो ये हो गया टैक्सेबल परक्यूसिट अंडर सेक्शन 17(2) क्लोज 7 है फॉर द प्रीवियस ईयर। वही ऑब्वियस सी बात है, प्रीवियस ईयर की। और ये अमेंडमेंट बेटा कब से आया है बताइए? आपका कौन सा असेसमेंट ईयर आप पे? अरे अमेंडमेंट कब से आया है? AY 21-22 से? अरे अपना ईयर भी नहीं पता क्या आपको? याद है ना ये तो सबको, AY 21-22 अब लगता है आप पे। तो ये अमेंडमेंट क्योंकि AY 21-22 का है, तो कौन से ईयर की कैलकुलेशन में काम आएगा? PY 2021। ये सबको पता है, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं इसके। लिख लिया क्या टीपी का? आप बोले तो आगे बढ़े। अब पीसी, अगले फॉर्मूले हमारे सामने आता है पीसी। अब पीसी का मतलब क्या है? पीसी का मतलब है बेटा वो 50,000। 50,000 आपने देखे थे वो एक्सेस अमाउंट, तो आप पढ़ लीजिए पीसी का मतलब क्या देखें। अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट of employer contribution in excess of 5.5 लाख to the fund during the previous year, that is आपका previous year PY 2021। इन्होंने बोल भी दिया कि आपका 2021 से मतलब है आपको। तो पीसी का मतलब क्या हो गया? वो 50,000 जो अभी अपन ने देखे थे ऊपर। तो व्हाट इज अ पीसी? अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट। बेटा बताइए, अमाउंट और एग्रीगेट ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने? अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट कोई बता सकता है? हाँ, बाय चांस मान लो कि एक ही फंड में कंट्रीब्यूट करा तो अमाउंट देख लेना, एक से ज्यादा में करा तो एग्रीगेट देख लेना, क्योंकि एग्रीगेट भी 750 ऊपर है तो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। तो पीसी का मतलब है अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ध्यान रखना, एम्प्लॉयर वाला चाहिए मेरे को। इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख, 7.5 से ऊपर वाला, इन फंड ड्यूरिंग द पीवाई, दैट इज आपका 2021 हो गया। क्या ये दोनों शब्द क्लियर है सबको? लिख लें तो बताया मेरे को, फिर अगले वर्ड पे चलते हैं।
चलिए पीसी हो गया, फिर और डिवाइड बाय 2 तो कर ही लेंगे, मतलब उसका हाफ करना है उस अमाउंट का। फिर चाहिए इनटू आर। अब आर दो जगह काम आ रहा है, एक यहां पे काम आ रहा है, एक यहां पे काम आ रहा है। आर का मतलब मैं बाद में बताता हूं, उसके पहले आप समझते हैं PC1 प्लस TP1 क्या है। तो एक बार पढ़ो, PC1 के ऊपर चलते हैं पहले से, लोग PC1। PC1 बहुत ध्यान से सुनना, PC1 का मीनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख। जो पीसी है वही PC1 है, अब समझना ध्यान से। टू स्पेसिफाइड फंड फॉर द प्रीवियस ईयर और ईयर्स कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 20 अदर देन करंट प्रीवियस। PC1 क्या है? करंट प्रीवियस ईयर से पिछले वाले प्रीवियस ईयर के एंड तक के जो भी ये अमाउंट आए आपके 17 to 7 वाले, उसकी टोटल है PC1। मैं आपको समझाता हूं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अभी देखो बेटा, ये कानून 2021 से आया, अब ध्यान से सुनते रहना प्लीज। 2021 में आपके एम्प्लॉयर ने आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर दिए 9 लाख रुपए। तो आपको पता है 2021 के लिए पीसी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 1.5 लाख हो गया। बोलिए यस और नो, पीसी आपका 1.5 लाख है। 2021 का पीसी 1.5 लाख है, यस और नो बोलिए। ठीक है, अब क्या हुआ, आप ध्यान से सुनो। अगला साल आ गया, अब 2021 ये 2021 इसका फर्स्ट ईयर है इस कानून का, पर अगले साल से तो हर साल ये कानून चलते ही चले जाएगा। तो अब सोचिए 21-22 में जो आपने करंट कदम रखा, तो मानते हैं 21-22 में भी आपके एम्प्लॉयर ने वापस 9 लाख रुपए जमा करे। तो बेटा अगले साल का पीसी क्या हो गया आपका? अगले साल का पीसी भी हो गया 1.5 लाख। 21-22 का पीसी भी 1.5 लाख हो गया। सोचिए, बोलिए ना यार। 21-22 का पीसी क्या हो गया? वापस 1.5 लाख हो गया। पर अब बेटा देखो, 2021 से पहले वाले सालों में क्या इंप्लॉयर के लिए ये 17 to 7 वाले कानून लगते थे? सोचिए, 2021 से पहले के सालों में लगता था क्या कानून? नहीं लगता था। पर 21-22 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो 21-22 वाले साल में जब आप खड़े हो, तो ऑलरेडी पिछले साल ये सेक्शन लग चुका था आप पर। सोचिए यस और नो। तो जो बेटा पिछले साल 1 अप्रैल 2020 के बाद वाले प्रीवियस ईयर से जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करा था, ये जो 1.5 लाख पिछले साल कंट्रीब्यूट करे, वो करंट ईयर का PC1 है। तो व्हाट इज PC1 समझ में आ गया? लास्ट ईयर के जो अमाउंट आया था इस साल कैरी होकर, वो वाला अमाउंट आपका PC1 है। क्योंकि सोचो बेटा, करंट ईयर में जब आपके ब्याज की गणना की जाएगी, तो करंट ईयर में जो 1.5 लाख जमा हुआ है उसमें तो ब्याज बननी है, और जो पिछले साल के 1.5 लाख ज्यादा जमा हुआ तो उसकी भी तो ब्याज बनेगी। सोचिए यस और नो। तो PC1 क्या हो गया, समझ में आ गया आपको? ये है वो अमाउंट जो कि फंड में जमा हुआ 7.5 लाख का, पर वो कब से चालू करना है? 1 अप्रैल 20 के बाद से लेकर करंट ईयर के एंड तक का अमाउंट है। तो PC1 2021 का PC1 बता सकते हैं कोई क्या होगा? सोचिए। 0 होगा। वेरी गुड, 0 होगा। अब आपका काम आसान हो गया बेटा। इसका मतलब आपका क्वेश्चन 2021 का आएगा, और 2021 में PC1 0 होगा, और जब PC1 0 होगा तो TP1 भी 0 होगा। मैं भी आपको समझा दूंगा। तो आपके लिए मैं बताऊं, करंट ईयर में जो फॉर्मूला बचा वो केवल और केवल ना बेटा यहां तक ही बचेगा। 2021 में फॉर्मूला केवल इतना सा काम आएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा 21-22 से काम आने लगेगा। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? 2021 का टीपी पीसी डिवाइड बाय 2 इंटू आर ही होगा, और अगले सालों से 21-22 आगे वाले सालों से फॉर्मूला टीपी का काम आएगा पीसी डिवाइड बाय 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? चलिए एक और देख लेते हैं, आपका दिमाग अभी चेक कर लेते हैं, आपको समझ में आएगी नहीं आई। अब मानते हैं नेक्स्ट ईयर और आ गया, 22-23 पे खड़े। अब आप वापस से एम्प्लॉयर ने 9 लाख रुपए जमा करा है। बताइए बेटा जल्दी से, 22-23 का पीसी कितना आएगा? 1.5 लाख आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। और कोई बता सकता है PC1 कितना आएगा फिर 22-23 का? 3 लाख आएगा। बस समझ गया, वेरी गुड। 3 लाख कैसे हो गए?
2020 से 1.5 लाख 2020-21 के, और 21-22 की भी अपडेट हो चुके हैं, तो अब इधर का PC1 हो चुका है 3 लाख। आगे क्या बस समझ में आपको? तो अब सोच लिया आपने 2021 वाले साल में PC1 नहीं आएगा, यस और नो बोल दीजिए। तो आपका आपका आपके एग्जाम में तो काम आसान हो गया, क्योंकि आपको PC1 TP1 से जूझना नहीं पड़ेगा। अगले साल जो बच्चे देंगे उनको जूझना पड़ेगा। अब PC1 का मतलब क्लियर है आप, मैंने समझा दिया, आप चाहो तो मैं वो जो समझा उसी भाषा में लिख लीजिए कि PC1 मतलब क्या। एक बार लिख लीजिए आप PC1 का मतलब क्या है। ये अब देखनी नहीं है अपन को, अपन ने अपने नोट्स ही पढ़ लेना बाद में। लिखते बता दीजिए। लैंग्वेज वैसे क्लियर है। अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख टू द फंड फॉर द प्रीवियस ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 20 वाले साल से, प्रीवियस ईयर से जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करा, उस अमाउंट को अगले साल के लिए आप बोलोगे PC1। हो गया क्या? चलिए जी, PC1 आ गया। अब TP1 क्या है आपको पता ही होगा। PC1 क्या हो गया, पुराने सालों का जो 1.5 लाख से 7.5 से ऊपर वाला कंट्रीब्यूशन है। तो TP1 क्या है, उस एक्सिस कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट बना पिछले सालों का, वो आपका TP1 है। तो TP1 देखिए आप क्या है, एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल परक्यूसिट ऑफ 17 to 7 है। अब 17 to 7 है में क्या टैक्सेबल होता है, इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। कौन से साल होगा, 1 अप्रैल 2020 के बाद वाले सालों के लिए। मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूं वापस से समझ लीजिए पहले। जैसे अभी आपने बोला साहब कि 2021 में 1.5 लाख रुपए PC आया, तो बेटा अगर ये 1.5 लाख PC है, तो इस साल का कुछ ना कुछ TP भी आएगा। सोचिए, PC मतलब क्या होता है बेटा, 17 to 7 वाला अमाउंट, और TP मतलब क्या होता है, 17 to 7A वाला अमाउंट, इंटरेस्ट मतलब। तो अब जैसे करंट 2021 में PC 1.5 लाख आया, तो उस साल का कुछ ना कुछ TP आएगा। अब वो जो TP 2021 का है, वो ऑटोमेटिकली 21-22 का क्या है, TP1 है फिर। जैसे ये PC अगले साल का PC1 है, बोलिए बोलिए। तो इसका जो TP बनेगा वो अगले साल का क्या है, TP1 है। तो ये है आपके सामने TP1 का फॉर्मूला क्या होता है। TP1 का मतलब हो गया उस PC1 का जो ब्याज था वो आपका TP1 है। ये लिख लीजिए आप, और लिखते बताइए मेरे को।
इजी भाषा में लिख लीजिए, टीपी PC1 का मतलब हो गया 17 to 7 वाला पिछले सालों का अमाउंट, और TP1 हो गया उस PC1 का जो पिछले सालों का इंटरेस्ट है। यही तो है दोनों का मतलब। हो गया क्या? चलिए तो एक बार वापस रिपीट करते बेटा। देखो टीपी मतलब क्या हो गया, करंट ईयर का 17 to 7 वाला अमाउंट। वापस से सुनते रहना, ये है करंट ईयर का 17 to 7 वाला अमाउंट, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट। पीसी मतलब क्या, करंट ईयर का 17 to 7 वाला अमाउंट, मतलब 7.5 लाख से ऊपर वाला, डिवाइड बाय 2 कुछ है नहीं। आर क्या अभी बता रहा हूं। PC1 मतलब क्या है, पुराने सालों का 17 to 7 वाला अमाउंट, और TP1 क्या है, पुराने सालों का 17 to 7 वाला अमाउंट। बोल दीजिए यस और नो। पुराने साल कौन से वाले देखने हैं आपको, 2020-21 से चालू करने हैं वो साल, उसके पहले मत चले जाना, उसके पहले कानून ही नहीं थे। अब फाइनल हमको चाहिए आर कैसे निकलेगा। अब देखो आर का ये माथा बड़ी बहुत दिया हुआ है, मैं आपके लिए इजी कर देता हूं। आर बहुत सिंपल है। आर इजिकल टू क्या करो, आप सबसे पहले देखो कि आपने इंटरेस्ट कितना कमाया फंड से पूरे साल भर में। तो पहला काम आप करिए, फंड का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। फर्स्ट काम, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, रेट नहीं चाहिए मेरे को, अमाउंट चाहिए। तो इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लीजिए, और इस अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए आप एवरेज बैलेंस ऑफ फंड से, और इनटू कर दीजिए 100। ये आ जाएगी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि उस फंड से आपने कमाई होगी। आर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दैट फंड जो कि आपने कमाया होगा, डिवाइड कर दीजिए उस फंड के एवरेज बैलेंस है। अब बच्चा सोचेगा एवरेज बैलेंस मतलब सर क्या होता है, तो बेटा एवरेज बैलेंस आपका वही सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस देख लीजिए फंड का साल का, क्लोजिंग बैलेंस देख लीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ये आपका फंड का एवरेज बैलेंस है, और इनटू 100 कर दीजिए। तो ये पागलपंती से मैं आज़ादी दे रहा हूँ आपको, ये लिखने की जरूरत नहीं आपको। तो ये आ जाएगी रेट। बस ये सारे डेटा आपके पास आ जाएंगे, इससे आपका टीपी कैलकुलेट हो जाएगा करंट ईयर का। लिखते ही बताइए। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, वो सॉल्व करके समझते हैं कि क्या गणित होती है। अभी बेटा क्वेश्चन देखते हैं ना, अभी देखो तो सही तुम, सब गिवन आएगा ये, फंड का ओपनिंग बैलेंस और फंड का क्लोजिंग बैलेंस। नहीं होगा तो अपन निकाल लेंगे, क्या बड़ी बात है, कुछ बड़ी बात थोड़ी ना इसके अंदर। कंप्लीट है क्या, लिखा पड़ी। हो गया। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, ध्यान दे इसके ऊपर, एक बार समझ ले गणित सारी की सारी। बोलिए पढ़ूं क्या। अब ध्यान से सुनना, सारी कैलकुलेशन दोनों कर रहा हूं मैं, 17 to 7 और 17 to 7 है, पूरा देखते हैं कि क्या होता है। चलिए देखें,
सपोज एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंट्रीब्यूट 8.5 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 टूवर्ड्स आरपीएफ ऑफ मिस्टर ए। तो ये 8.5 लाख रुपए जमा कराए, मिस्टर ए एम्प्लॉय है, उसके एम्प्लॉयर ने जमा कराए 2021 में। मिस्टर ए ने भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करा, 8.5 लाख बॉस ने, 8.5 लाख एम्प्लॉय ने। अब देखो आरपीएफ का 1 अप्रैल 20 का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 32 लाख। ओपनिंग बैलेंस गिवन आ गया क्वेश्चन में, दिख गया सबको। और आप देखिए आरपीएफ से जो टोटल इंटरेस्ट अक्रू हुआ है साल भर में, वो देखिए 3,44,250 का है। तो आरपीएफ से जो इंटरेस्ट आपने कमाया टोटल साल भर का टोटल इंटरेस्ट है 3,44,250। आपको क्या करना है 17 to 7A का टैक्सेबल परक्यूसिट निकालना है। इन्होंने 7A का बोला है पर अपन दोनों निकालते हैं, 17 to 7 का भी निकालते हैं और 7A का भी निकालते हैं। चलिए छोड़िए इसने क्या करा है, अपन अपना काम चालू करते हैं। सबसे पहले बताइए 17 to 7 का टैक्सेबल परक्यूसिट कितना है, बताइए। देखिए अच्छी तरह से, तो 1 मिनट में दिख रहा है, देखिए फटाफट से। 17 to 7 का टैक्सेबल परक्यूसिट कितना है, 1 लाख। इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करे 8.5 लाख, और 7.5 से ऊपर का जितना भी अमाउंट है वो 17 to 7 का टैक्सेबल अमाउंट है। तो 1 लाख रुपए आपका 17 to 7 आ गया। यहां तक क्लियर है सबको। अब हमारा दूसरा मेन कैलकुलेशन करनी है, हमको चाहिए अब 17 to 7A का टैक्सेबल अमाउंट। तो 17 to 7A का टैक्सेबल अमाउंट का फॉर्मूला है टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं पीसी। बताइए पीसी कितना है यहां पर, हाँ 1 लाख। ये जो 17 to 7 का वही तो पीसी है। तो पीसी इज इक्वल टू हो गया 1 लाख। यस और नो बोलिए यार जल्दी यार आप। पीसी 1 लाख हो गया, डिवाइड बाय 2 कर ही देंगे, इंटू आर हो ही जाएगा। अब बताइए PC1 कितना है, ये रिया क्वेश्चन। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि 2021 का क्वेश्चन आ रहा है, तो 2021 में PC1 जीरो होने वाला है। तो PC1 जीरो हो गया, TP1 भी जीरो हो गया। ठीक है, अब फाइनली आपको और क्या चाहिए, आर चाहिए। यस और नो बोलिए। आर का मतलब क्या होता है, कितना इंटरेस्ट फंड से कमाया, एक तो वो अमाउंट देखिए 344,250। चलिए लिख लेते हैं, बहुत इजी है दिखने में फॉर्मूला, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या करा रहे हैं ये राम जाने। तो 344,250 डिवाइड बाय क्या करना होता है, एवरेज अमाउंट ऑफ फंड। एवरेज का फॉर्मूला बताइए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग गिवन है, ओपनिंग गिवन है 32 लाख, क्लोजिंग गिवन नहीं है। पर हमारा मैथमेटिक्स बहुत पक्का है, हम क्लोजिंग 1 सेकंड में निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा क्लोजिंग, सिंपल है। बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना है फंड में, 32 लाख है। इस साल और क्या हुआ फंड में, सोचिए। इस साल इस फंड में आपने जमा करे कितने रुपए जमा करे बताइए, 8.5 लाख। हाँ सेम ही जमा करे दोनों ने। तो आपने जमा करे 8.5 लाख, फंड का बैलेंस बढ़ गया होगा। बॉस ने भी सेम जमा करा 8.5 लाख, और बढ़ गया होगा। और इंटरेस्ट कमाया होगा, कितना रुपए इंटरेस्ट कमाया था आपने, 344,250। कर लीजिए टोटल, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। कितना है बेटा, 1 मिनट में देख ही लेता हूँ ना, सॉल्यूशन भी देख लेता हूँ। ये देखिए बेटा, दिख रहा है आपको, ये देखो 52,44,250 अपन ने खैर निकाल लिया है, पर अपन मैं बता रहा हूँ कि आंसर में ऐसा है। तो आपका ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस 52,44,250। तो एवरेज कर लेते हैं, करिए एवरेज।
125। इंटरेस्ट की रेट निकाल लेते हैं। अब एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 42, 125 इंटू 100, कितना रेट हो गया? 8.15। चलिए कर लेना राउंड ऑफ, कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8.1534% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए अब टीपी कंप्लीट करते हैं अपना। तो टीपी के लिए चलिए चालू करें। टीपी इज इक्वल टू, बताइए पीसी कितना था आपका? 1 लाख डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर, मतलब हो गया 8.1534%। और बेटा ये वाला डेटा तो है ही नहीं, तो छोड़ दूं इसको। तो बस ये सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। तो 50,000 आगे 1 लाख डिवाइड बाय 2 करोगे तो 50,000 इंटू 8.1534% निकाल लीजिए। 4077। ये है बेटा आपका 1727A का टैक्सेबल। चेक कर लेते हैं आंसर, ये देख लीजिए 407। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर एमसीक्यू पूछ रहा है 1727A का अमाउंट बताओ, तो आंसर 4077 है। क्वेश्चन पूछ रहा है 1727 का अमाउंट बताओ, तो आंसर 1 लाख है। और क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल टैक्सेबल अमाउंट बताओ, तो बताइए आंसर क्या है? ठीक है, तो देख लेना जो भी पूछे क्वेश्चन। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। वो एग्जाम्पल मैं अपने मन से डेटा दे रहा हूँ, अब एक बार थोड़ा सा चालू करेंगे अपन, लिख लेना आप। मिस्टर एक्स है, एबीसी लिमिटेड में अपॉइंट हुए हैं, 1/5/2020 से अपॉइंट हुए हैं। इनका बेसिक पे है 5.5 लाख रुपया पर मंथ। डीए मिलता है 10%। ये आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है 11% ऑफ बेसिक पे एंड डीए। तो बेसिक और डीए का 11% ये कंट्रीब्यूट करते हैं आरपीएफ में खुद, और एम्प्लॉयर भी सेम ही करता है। 1 अप्रैल 21 के दिन, अब ध्यान से सुनना, मैंने ईयर चेंज कराया ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी मिल जाए। 1 अप्रैल 21 के दिन फंड का ओपनिंग बैलेंस है 15,35,000, और 31 मार्च 22 को फंड का क्लोजिंग बैलेंस है 33,55,000। आपको कैलकुलेट करना है 1727 और 7A का टैक्सेबल अमाउंट, पर ईयर ध्यान से सुनिए 21-22 पीवाई के लिए कैलकुलेट करना है। चलिए थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, अगली क्लास है वो अभी से परेशान कर रहे हैं मेरे को, तो थोड़ा सा अपन जल्दी से देखते हैं। चलिए तो पहले बेटा आप मेरे को फर्स्ट अमाउंट बता दीजिए, 1727 का क्या अमाउंट टैक्सेबल आएगा 21-22 में, कैसे निकालोगे? इंप्लॉयर कितने जमा करा है वो देखिए, बेसिक पे और डीए का 11%। तो एक बार निकालिए कितना एम्प्लॉयर ने जमा करा, अमाउंट निकालते हैं अपन। बेसिक पे है 5.5 लाख रुपए महीना, कितना साल भर की कितनी होगी? तो 66 लाख, और डीए होगा उसका 10%। तो 66 लाख और डीए इसका 10% होगा 6,60,000।
इन दोनों का 11% जमा करेगा, निकालिए कितना हुआ। 798,600 एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा 21-22 पीवाई में। अब बताइए 17 to 7 का फिर टैक्सेबल अमाउंट क्या आएगा? 48,600। ये पहला काम आपका हो चुका है। तो 17 to 7 का टैक्सेबल अमाउंट है 48,600। चलिए अब इस साल के लिए हमें चाहिए 17 to 7A का अमाउंट। फॉर्मूला वही है, टीपी इज इक्वल टू PC अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय R प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय R। चलिए PC तो बेटा अपना निकल चुका है 48,600, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय R निकाल लेते हैं। अब आप मेरे को बताइए क्या इस क्वेश्चन में PC1 आ सकता है? आ सकता है बेटा, क्योंकि 21-22 में आप खड़े हो तो 20-21 में कंट्रीब्यूशन हुआ है, क्योंकि ये नौकरी 1-5-20 से ज्वाइन कर जाता है। सोचिए ऐसा और नो। तो 20-21 का PC1 आ सकता है, पर देखते हैं आता है कि नहीं आता है। अब इसने, अब देखिए दिमाग से चेक करेंगे अपन, इसने नौकरी कब ज्वाइन करी थी? 1-5-20 को ज्वाइन करी थी। तो अब अपन देखते हैं 20-21 में एम्प्लॉयर ने कितने कंट्रीब्यूट करे, तो कितने कंट्रीब्यूट करेगा सोचिए। 20-21 की सैलरी का 11%। यस और नो यार? तो 20-21 की इसकी तनख्वाह क्या हुई होगी सोचिए अब अच्छी तरह से, यहां पे गड़बड़ मत कर देना। 5.5 लाख इंटू 11 महीने में लेंगे, प्लस कितना हुआ? 5.5 लाख इंटू 11 करिए पहले, कितना हुआ? 60,50,000 हुआ, और उसका 10% डीए मिलेगा तो 6,05,000 का डीए हो जाएगा, और इसका 11% जमा होगा। निकालिए कितना हुआ। तो 2021 में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करे आरपीएफ में, बताइए कितने? 7,32,050, जो बेटा 7.5 लाख से कम है। दिमाग लगाइए। तो इसका मतलब लास्ट ईयर का पीसी आया ही नहीं होगा कुछ भी। सोचिए सोचिए दिमाग से, क्योंकि लास्ट ईयर तो पीसी तब आएगा ना जब 7.5 से ऊपर का अमाउंट होता। तो इसका मतलब जब लास्ट ईयर का पीसी नहीं था, तो अगेन इस ईयर का PC1 क्या हो गया? 0 हो गया। क्या मेरी बात समझे आप? मतलब 21-22 का भी क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, हो सकता है कि कुछ PC1 आए नहीं तो भी। क्या बात समझ गए कि नहीं समझे? ये अमाउंट अगर 7.5 से ऊपर होता लास्ट ईयर, तो जितना ज्यादा होता वो लास्ट ईयर का पीसी होता, और वो लास्ट ईयर का पीसी करंट ईयर का PC1 होता। पर ऐसा हुआ ही नहीं। तो अभी भी इस क्वेश्चन में भी PC1 0, और अब जब PC1 ही 0 है तो TP1 भी 0। तो अगेन आपका ये वाथी बाथा बॉडी इसमें भी क्या हो चुकी है? खत्म। अगेन ये कैलकुलेशन नहीं होगी। वैसे ये क्वेश्चन मई 22 के मॉड्यूल में है, शायद आपसे ना पूछा जाए, पर मैंने लॉजिक क्लियर करने के लिए आपको ये करवा दिया। तो अब फाइनल काम रहा, आर निकाल लेते हैं। चलिए जी, आर इज इक्वल टू, अब यहां पे आप देखिए उल्टा लफड़ा है बेटा, इंटरेस्ट का अमाउंट ही नहीं पूरे क्वेश्चन में, चेक करो। पर आपको क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो एवरेज तो निकल जाएगा, एक बार एवरेज निकाल लीजिए तो जल्दी से। एवरेज निकाल लीजिए इसका। 15,35,000 डिवाइड बाय 33,55,000 डिवाइड बाय 2, 24,45,000। चलो एवरेज तो आ गया आपका, तो मैं डिवाइड वाला अमाउंट तो लिख लेता हूं। पर अब आपको इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट गिवन नहीं है, पर निकाल सकते हैं, मैथ्स आपकी पक्की है। अब उल्टा कर लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? उल्टा कर रहे हैं। अरे सिंपल मैथ्स लगा रहा हूं मैं, इसका कोई तरीका नहीं बताऊंगा आपको, देखते ही पता लगता है। वैसे 33,55 क्लोजिंग है, इसमें से ओपनिंग बैलेंस घटा दो लास्ट ईयर वाला, कितना है? 15,35,
और घटा दो करंट ईयर में जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा, करंट ईयर 21-22 में एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट करा होगा, देखो बेटा ये करा होगा 798,600 ही, सोचो। तो एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट करा वो घटा देते हैं 798,600, और एम्प्लॉयर ने भी जो कंट्रीब्यूट करा वो घटा देते हैं 798,600। अगर मैं क्लोजिंग में से सब घटा दूं तो सोचो बेटा जो बचेगा वो इंटरेस्ट नहीं है, सोचिए। अरे यार ये फॉर्मूला मैं नहीं लिखवा सकता प्लीज, ये तो कॉमन सेंस है, आपको देखना पड़ेगा। दो लाख 22,800 ये आ गया आपका इंटरेस्ट। ये लिख दीजिए यहाँ पे 2,22,800 इंटू 100 कर लीजिए। रेट बताइए क्या आ गई, नाइन पॉइंट 11% आ गई। चलिए फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो ये रहा फॉर्मूला 48,600 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.11%, ये तो है ही नहीं आगे का, तो निकाल लीजिए 48,600 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.11%। कितना आया, बोलिए क्या कर रहे हो इतनी देर। 2214 आ गया, ये हो गया खत्म। तो ये आपका आ गया 17/7 का, और ये आ गया 17/7 का। इसी क्वेश्चन में बेटा आपसे अगर पूछा जाता 20-21 का बताइए 17/7 और 7 है, तो आपका जवाब होता 0-0। अरे सोचिए, क्योंकि 2021 में देखिए अमाउंट ही 7.5 से नीचे ही जमा हो रहा है, तो जब 7.5 से नीचे जमा है तो 17/7 और 7 आता ही नहीं लास्ट ईयर अगर निकालते। तो बस ये एक अमेंडमेंट है सैलरी में जो हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एमसीक्यू के लिए आ सकता है, 100% आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया। अब बच रहे अपने जीएसटी के अमेंडमेंट, आपको बता दिया जाएगा किस दिन जीएसटी अमेंडमेंट की क्लास होगी। चलिए ओवर करते हैं, थैंक यू।